नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शाम के 5 बज गए और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा शो सत्ता का महासंग्राम। सत्ता के महासंग्राम में हम बात करते हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों की और बात होगी झारखंड विधानसभा चुनाव की। हर एक बड़ी चुनाव से जुड़ी छोटी से बड़ी हर एक खबर हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे यूपी उपचुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। लिस्ट में 7 उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए गए, जहां गाजियाबाद से संजीव शर्मा का नाम हमने आपको बताया, उपचुनावों की बात की और उपचुनावों में किस तरह से अलग अलग जो उम्मीदवारों के नाम हैं वो भी आपको दिखाएं। लेकिन आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सबसे पहले महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों की हम बात करने जा रहे हैं। और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों की अगर आज बात की जाए तो नामांकन का आज बड़ा दिन रहा है। नामांकन करने तमाम नेता आज अपने अपने केंद्रों पर पहुंचे, नामांकन उन्होंने दाखिल किया है। कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं, सबसे पहले आपको प्रतिक्रियाएं सुनवाते हैं और उसके बाद ग्राफिक्स दिखाएंगे और सियासत में किस तरह से महाराष्ट्र में खबरें हैं वो भी दिखाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे चुनावों की तारीख पास आ रही है वैसे वैसे प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ महायुति गुट में एक के बाद एक सभी दल अपने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर चुके हैं, तो एमबीए ने भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार कर लिया है। एमबीए में सीट शेयरिंग के लिए तैयार एमबीए की तीनों बड़े दल 85 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं और बाकी की बची हुई सीटों पर एमबीए के छोटे दलों को मौका दिया जाएगा। इसी को लेकर कल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और क्या कुछ उसमें कहा है, सबसे पहले वो आपको सुनवाते हैं। आज आदरणीय शरद पवार जी के नेतृत्व में हम तीनों दलों की एक मीटिंग हुई। उसमें आज हमने एक निश्चित किया कि 270 का एक मत हमने किया है सीट के ऊपर। और जो 28 सीट है जो हमारी अलायंस है, सिकाप होगी, कम्युनिस्ट होगा, समाजवादी होगा, 18 सीट है जो हमारी 18 सीट जो है, तो उसमें जो हमारी अलायंस जो दल है उनसे भी हम चर्चा करके उनको भी कुछ जगह देने का है। और ये कल हम लोग पास में ये बाकी सीटों पे भी हमारा। तो आपने सुना, लेकिन इसी कड़ी में एमबीए की तरफ से सबसे पहले उद्धव सेना ने अपने उम्मीदवार की लिस्ट जारी कर दी है, जिसके बाद इस सत्ता की लड़ाई में एक रोचक मोड़ आ गया है। उद्धव सेना ने महाराष्ट्र की सबसे हाई प्रोफाइल सीट में से एक कोपरी पचखड़गी, जहां से सीएम एकनाथ शिंदे को मैदान में उतारा है, उनके सामने उद्धव सेना ने शिंदे गुट के गुरु आनंद देहगे जो हैं उनके भतीजे केदार देहगे को मैदान में उतारा है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं कि वर्सेस कौन कौन है, सामने कौन कौन है। बड़ी स्क्रीन पर चलेंगे, आइए दिखाएंगे। धर्म संकट कोपरी पांच पाखाड़ी सीट जो है वो बहुत हाई प्रोफाइल सीट है, बहुत दिलचस्प सीट है, जहां से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को चुनावी मैदान में उतारा है। तो दूसरी तरफ यूवीटी की बात की जाए तो शिवसेना यूवीटी से आते हैं केदार दिघे। ये बड़ी दिलचस्प सीट है दर्शकों, क्योंकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे चुनाव इस सीट से उतर रहे हैं और कोपरी पांच पखाड़ी जो सीट है वो बहुत दिलचस्प होने वाली है। दूसरी बड़ी सीट कौन सी है आपको दिखा रहे हैं। मनसे से आते हैं अमित ठाकरे जो उनको उतारा गया है। और वहीं अगर हम वर्सेस में देखें माहिम सीट पे तो महेश सावंत आते हैं शिवसेना यूवीटी से। ये मुकाबला बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है। माहिम सीट जो है बड़ी हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है, माहिम से टक्कर है। तो ये दो जो बड़े हमने आपको दिखाए हैं जहां बड़े महत्वपूर्ण चुनाव होने वाला है, क्योंकि हाई प्रोफाइल सीट तो है ही, लेकिन आदित्य ठाकरे ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं कि उनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है, क्या कुछ उन्होंने सुना है। आइए सुनवाते हैं। लिस्ट जारी शिवसेना की तरफ से की गई है। वहीं आपको यह भी बताते हैं कि शिवसेना परिवार ने अपने परिवार के सामने उम्मीदवार न उतारने की प्रथा को भी अब तोड़ दिया है। जी हां दर्शकों, और राज ठाकरे के बेटे के सामने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है, जिससे एक बात तो साफ पता चलती है कि राजनीति में कोई भी अपना नहीं होता। तो आइए दिखाते हैं किस तरह से प्रतिक्रियाएं सामने आई है, सुनवाते हैं। एटमॉस्फेयर जो है, ये वातावरण जो है वो अद्भुत है। यही जनता का प्यार है, आशीर्वाद है। और आगे में नामांकन भरने जा रहा है और महाराष्ट्र में भी हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो महाराष्ट्र की अस्मिता की है, वो लड़ेंगे। तो आदित्य ठाकरे को आप सुन रहे थे, पर एकनाथ शिंदे को उनकी सीट पर हराना आसान नहीं रहने वाला है।
एक बार फिर नजर डालेंगे कि शिंदे के परफॉर्मेंस कार्ड पर किस तरह से उनका परफॉर्मेंस रहा है, और ये परफॉर्मेंस के आधार पर ही हम कह रहे हैं कि इतना आसान नहीं है। ग्राफिक्स पे चलेंगे और दिखाएंगे शिंदे का परफॉर्मेंस कार्ड। इसलिए हम कह रहे हैं कि महत्वपूर्ण सीट है और यहां से शिंदे को हराना ना के बराबर माना जाता है, क्योंकि अब आपको उसका रिपोर्ट जो कार्ड है पूरा शिंदे साहब का सियासी रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं। सबसे पहले वर्ष 2019 की हम बात करेंगे, जहां एकनाथ शिंदे जो है, संभाजी शिंदे उतरे थे SHS की तरफ से, जहां कुल वोट उनको अगर बात की जाए तो 1,13,497 वोट मिले थे। आप डिफरेंस समझ सकते हैं, लगभग 1 लाख वोट का अंतर जो है वो यहां रहा था। 2014 की अगर हम बात करें तो एकनाथ संभाजी शिंदे जो हैं SHS फिर दल से उतरे, और बात यहां की जाए तो 1,03,16 वोट को इनको मिले थे। 2009 की बात की जाए तो शिंदे साहब को फिर SHS से उतरे थे और 73,502 वोट मिले थे। ये परफॉर्मेंसिंग कार्ड है एकनाथ शिंदे का, जो ये दर्शाता है कि ये परफॉर्मेंस कार्ड के आधार पर एकनाथ शिंदे साहब जो है वो उतर रहे हैं, और इतना आसान नहीं है। आगे बढ़ते हुए नजर डालेंगे महाराष्ट्र में बने सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर, कहां कितनी किसको सीट शेयरिंग मिली है। चलिए ग्राफिक्स की बात करते हैं और दिखाते हैं। एक तरफ है महायुति, 3 आती है, भारतीय जनता पार्टी आती है, और इसके बाद शिवसेना आती है, और फिर आती है एनसीपी अजित गुट की। सीट शेयरिंग 151 यानी 151 सीट्स भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाती हुई दिखी हैं। और अगर बात की जाए एकनाथ शिंदे साहब की तो शिवसेना एकनाथ शिंदे को 84 सीट्स पर बात बनी। एनसीपी अजित गुट की अगर हम बात करें तो यहां 53 सीटें इनके खाते में जाती सीट शेयरिंग में दिखी हैं। लेकिन महाविकास अघाड़ी में लगातार सस्पेंस चल रहा था, खबरें यही थी, हम भी यही इंतजार कर रहे थे कि कहां पेंच फंसा है। ये सब खबरें दिखाई हैं, लेकिन महाविकास अघाड़ी में अब सीट शेयरिंग पर बात बनी है, और कांग्रेस को 85 और शिवसेना उद्धव गुट को 85, एनसीपी शरद पवार को 85, यानी तीनों ही पार्टियों को 85 का जो फॉर्मूला है वो रहा है। लेकिन अब 2019 में विधानसभा चुनावों के नतीजे आपको दिखा रहे हैं, जहां पार्टी आप देखेंगे कि किस पार्टी को, तो सबसे पहले कांग्रेस की अगर बात की जाए 44 सीटें कांग्रेस को मिली थी, निर्दलियों को 13 सीटें मिली थी, और एमआईएम को जो है 2 सीटें यहां मिलती नजर आई थी। ये 2019 के हम आपको परिणाम बता रहे हैं। बहुजन विकास अघाड़ी की बात की जाए 3 सीटें मिली थी, अन्य की बात की जाए यहां 10 सीटें अन्य को मिली थी, और कुल यानी 288 सीटों पर ये चुनाव जो है वो देखने को मिले थे। ये वो आंकड़े हैं जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, किस तरह से दिलचस्प फाइट यहां पर रही थी। सीट शेयरिंग को लेकर बात बनी, 105 बीजेपी की थी, शिवसेना की बात की जाए तो 56 थी, एनसीपी की अगर बात की जाए तो यहां 54 सीटें जाती नजर आती थी। ये 2019 के हमने आपको बताया। लेकिन एक महत्वपूर्ण फैक्टर और हम आपको बताने जा रहे हैं वो है जातिगत समीकरण का। ओबीसी यहां 34% आते हैं, उसके बाद सामान्य 32%, अनुसूचित जाति यानी एससी 11%, मुस्लिम 11%, और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी जो है वो 9.35% आती है, और अन्य जो है 0.90% वोट जो है यहां पर जातिगत आधार पर अगर हम देखने की कोशिश करें तो ये आते हैं। अब सीधा चलेंगे मेरे तमाम सहयोगियों के पास। अलग अलग जगह से हमारे सहयोगी, मनीषा जोशी मुझे ज्वाइन कर रही है मुंबई से, स्नेहल जोशी मेरे साथ ज्वाइन होंगी नागपुर से, प्रियंका लाठी मुझे पुणे से ज्वाइन कर रही हैं, बाबूलाल राठौर संवाददाता संभाजी नगर से, दीपक चौहान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, ब्यूरो चीफ हमारे साथ, महाराष्ट्र के एक एक कोने से हर एक सियासी खबर पर हमारी नजर है, हमारे तमाम सहयोगी जुड़ गए। प्रियंका लाठी आपके पास आ रहा हूं, बताइए आज किस तरह से दिन भर का सियासी दिन रहा, सियासी खबरें क्या बड़ी रही, क्या कुछ अपडेट है आपके पास प्रियंका? आज सर पुणे में सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट सीट है कोथरूड विधानसभा मतदार संघ में, इस क्षेत्र में आज से बड़ी रैली देखी गई है। चंद्रकांत पाटिल जो है यहाँ के पहले भी एमएलए रह चुके हैं, और ये इनकी आज नामांकन भरने के लिए सबसे बड़ी रैली ऑर्गेनाइज की गई थी। और सबसे खास बात ये थी कि इसमें जो हाल ही में जो यहाँ की सांसद है मुरलीधर मोहोळ जी, जो बीजेपी के ही सांसद बने हैं, और आज वो केंद्र का जो मंत्री भी है, वो उनके रैली में सबसे महत्वपूर्ण पेश थे। और मैं खुद रैली में थी, मैंने देखा हजारों की तादाद में जो लोग हैं वो कोथरूड से जिलाधिकारी कार्यालय तक चंद्रकांत जी के साथ रैली में मौजूद थे, और पूरी तरीके से उनको ये सपोर्ट दिया गया है। आज कोथरूड जो पुणे का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, और पुणे भी अगर देखा जाए महाराष्ट्र में मुंबई के बाद सबसे महत्वपूर्ण सिटी मानी जाती है, और इस सिटी में भाजपा का जो है और महायुति का जो है ओवरऑल जो हमारा व्यू देखे तो उसमें दिखाई दे रहा है कि लोगों का समर्थन काफी ज्यादा तरीके से इनको मिलता जा रहा है। जी,
बिल्कुल प्रियंका, आपके पास लौटूंगा। तमाम सहयोगी मेरे साथ हैं। बाबूलाल, आपके पास आ रहा हूं। कल तक हम बात कर रहे थे कि सीट शेयरिंग महाविकास अघाड़ी में नहीं हो रही है, लेकिन 85 सीटों पर देर रात बात बनी, सहमति बनती नजर आई है। अब देखना होगा कि टक्कर कितनी किसके सामने नजर आती है। बताइए, ये 85 सीट्स का जो फॉर्मूला है, किस आधार पर, क्या पैमाना माना जाए बाबूलाल? देखिए विकास, महाविकास आघाड़ी के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर लगातार विवाद सामने आ रहा था। ऐसे में जानकारी ये मिल रही है कि शरद पवार ने महाविकास आघाड़ी के नेताओं को ये बताया कि आपका ये मैसेज मतदाताओं के बीच गलत जा रहा है, और इसीलिए ये इसके बाद तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। नाना पटोले और जो है तो उसके अंदर संजय राउत थे, और उन्होंने 85 फार्मूले की बात की, लेकिन 33 सीट यहाँ पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। उसी को लेकर संजय राउत ने आज सुबह फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि ये 85 का फार्मूला तय हुआ है, लेकिन हम सेंचुरी मारेंगे। अभी तो मैच चल रहा है, चौके छक्के मारकर हम सेंचुरी तक पहुंच जाएंगे। यानी कि 85 सिर्फ ये विवाद जनता के सामने ना आए, इसके लिए फार्मूला रखा गया, लेकिन बची हुई 33 सीटों के ऊपर अभी भी मंथन चल रहा है। ये भी बताया गया है महाविकास आघाड़ी की तरफ से कि ये जो 33 सीटें, इसमें से कुछ सीटें हमारे। जी बाबूलाल, लौटूंगा आपके पास। मनीषा मेरी सहयोगी जुड़ी हुई है मुंबई से। मनीषा, बताइए, 33 सीटों की बारी है, अभी किसकी कितनी तैयारी है, जरा बताइए ये पेंच क्यों फंसा हुआ है, और क्या ये जो बाबूलाल जिक्र कर रहे थे कि मजबूरी बन गई है, क्योंकि मीडिया और जनता इंतजार कर रही थी कि आखिर क्यों महाविकास अघाड़ी में देर लग रही है, अगर देर है तो ये सस्पेंस क्यों था? बताइए क्या फॉर्मूला सेट हुआ है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि महाविकास अघाड़ी की जो बैठक हुई थी, उसे लेकर फिर वापस से कल फिर एक बार महाविकास अघाड़ी के जो नेता है उन्होंने शरद पवार से मुलाकात की, जिसके बाद कल देर रात पत्रकार परिषद ली गई, और जिसमें 85 पे तीनों पार्टी की जो है सहमति हुई है। और उसी के बाद ही अगर हम एक तरफ महायुति की अगर बात करें, तो महायुति में भी जो है पेच फंसा हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि महायुति के जो कार्यकर्ता है, जो अदर पार्टी है, वो कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रही है। और महायुति में ही राष्ट्रवादी जो अजित पवार गुट की अगर बात करें, तो नवाब मलिक और उनकी बेटी जो है सना मलिक को जो है अभी तक महायुति की ओर से टिकट नहीं दिया गया है। उसी के फैसले के लिए दोनों जो डीसीएम है महाराष्ट्र के, अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस, वो कल से ही दिल्ली पहुंचे हुए हैं, अमित शाह के दरबार पहुंचे हुए हैं। और ये दिल्ली में है, और बैठकों में दिल्ली में क्या कुछ निकल कर आया है? लगातार महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों पर जारी है। प्रियंका, बताइए, ये महाविकास अघाड़ी में जो 85 सीटों का फॉर्मूला तय तो कर लिया गया है, लेकिन बाकी की जो सीट्स बची हैं उस पर क्या चिंतन मंथन, आखिर क्यों इतनी देर, कहां देर हो रही है महाविकास अघाड़ी में? प्रियंका, ये है विकास जी कि संजय राउत जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला कि 85 सीट का हमारा सीट शेयरिंग का काम खत्म हो चुका है, और बचे हुए जो सीट्स है, ये सारे जो मित्र गुट के पार्टी है, इनको बैठ के इनकी चर्चा करके इन पर डिसीजन लिया जाएगा। पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि उद्धव ठाकरे जी ने जो नाम इनके जारी कर दिए हैं, उनमें से कुछ ना जी प्रियंका, हम ले सकते हैं, जैसे कि सांगोला की एक जगह है, सांगोला का उम्मीदवार उद्धव ठाकरे जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले डिक्लेयर कर दिया, और इस जगह पे जो है अभी भी विवाद शुरू है। तो ऐसी कई जगह है जिस जगह पे अभी तक चर्चा खत्म हुई है, जिस जगह पे अभी तक विवाद चल रहे हैं, और ऐसी जगह ऐसी जगह जो है विकास जी, महाविकास आघाड़ी, लिहाजा इसीलिए जो बची हुई सीट है उसको लेकर, हालांकि अब चूंकि देर हो रही थी और कई सवाल मीडिया भी खड़े कर रहा था, लोगों में भी सियासत में सवाल थे, बीजेपी, शिवसेना, अगर बात की जाए शिंदे गुट, वो भी कई तरह के आरोप लगा रही थी। तो ये मुझे इसलिए मैंने सवाल किया कि जरूरी था या मजबूरी बन गया था। खैर देखना बाकी है कि जो बची हुई सीट्स हैं उनको लेकर किस तरह से महाविकास अघाड़ी उतरेगी। बाबूलाल आपका, स्नेहल आपका, मनीषा आपका, और साथ ही प्रियंका, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा लगातार जारी है महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों पर, और आज महाराष्ट्र की महायुति के तमाम नेता राजधानी दिल्ली में मौजूद हैं, क्योंकि बड़ी बैठक चल रही है। आपके पास आ रहा हूं मनीषा, जरा बताइए आज बैठक में क्या कुछ निकला है? खबरें ये भी हैं कि बागियों को टिकट ना देने की बात कही गई है, कि किसी तरह से अगर कोई बागी है, नाराज है, तो उसे टिकट ना दिया जाए। क्या आपके पास अपडेट है, बताइए मनीषा। आपको बता दें कि अजीत पवार गुट से जो है सना मलिक और नवाब मलिक काफी जो बड़े चेहरे हैं, नवाब मलिक, उन्हें
एक तो जो स्टार प्रचारक की जो एनसीपी अजय गुट की जो लिस्ट आई थी उसमें भी इनको कहीं ना कहीं दरकिनार किया गया था नवाब मलिक के साथ ही अब टिकट देने की जहां पर बात आ रही है तो वहां पर भी इन्हें दरकिनार किया जा रहा है। और इसी के सिलसिले में इसी को लेकर जो है महायुति के जो तीनों नेता है, दोनों डीसीएम महाराष्ट्र के, इसके साथ ही सीएम एकनाथ शिंदे तीनों जन दिल्ली पहुंचे हैं अमित शाह के दरबार में। और वहीं पे जो है इनका जो पेच है जो फंसा हुआ वो कहीं ना कहीं सॉल्व होने की संभावना है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो एक्स इनकाउंटर स्पेशलिस्ट है प्रदीप शर्मा, उनकी जो पत्नी है कृति शर्मा शिंदे गुट की तरफ से भी एक बात सामने आ रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो है भाजपा के ही नेताओं के इसका विरोध जो है वो करने की संभावना जताई जा रही है। ठीक है मनीषा, लौटूंगा आपके पास। स्नेहल लगातार मेरे साथ नागपुर से बनी। स्नेहल बताइए क्या कुछ अपडेट है आपके पास, किस तरह से नागपुर के आसपास इलाकों में इस समय सियासी माहौल नजर आता है? बहुत महत्वपूर्ण रीजन है वहां, अभी बहुत कम वक्त चुनाव का बचा है, लेकिन किस तरह से महाविकास आघाड़ी वहां नजर आती है? और साथ ही महायुति की बात की जाए नागपुर पूरे रेंज में किस तरह से देखती हैं आप, किसकी कितनी तैयारी है अभी? बिल्कुल, भारतीय पार्टी की अगर हम बात करते हैं विकास, तो हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी पहले से काम में लगती है, लेकिन इस वक्त नागपुर शहर की सभी 6 सीटों की हम बात करें तो उन्होंने जो महत्वपूर्ण, जहां पर कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, ऐसी सीटों का डिक्लेयर पहले 99 सीटों के दरमियान ही उन्होंने कर दिया है। लेकिन बाकी की जो बची 4 सीट है वहां पर अभी भी जो है वो कश्मकश शुरू है। ऐसे में महाविकास आघाड़ी से किसे मतलब दिया जाएगा, किस कैंडिडेट को खड़ा किया जाएगा, जाति के समीकरण क्या होंगे और वहां से समाज के समीकरण क्या होंगे, जाति के भी है और समाज के भी है, मुस्लिम बहुल इलाके भी यहाँ पर है। तो ऐसे में जाति और समाज के जो विश्लेषण के आधार पर कैंडिडेट को होल्ड पर रखा गया है। अब देखिएगा कि कौन सा कैंडिडेट विपक्ष देता है, महाविकास आघाड़ी देता है, तो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के ही कैंडिडेट नागपुर के सभी रीजन से खड़े होने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी उनके अगेंस्ट में कौन सा बड़ा चेहरा या कौन सा सबल दावेदार कैंडिडेट खड़ा करता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कौन सा चेहरा कहां उतारा जाता है बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन यहाँ वक्त एक ब्रेक का है प्रियंका, ब्रेक के बाद मैं आपके पास आऊंगा तो आपसे ये जानूंगा कि महाविकास आघाड़ी में ये जो 85 सीटों का फॉर्मूला तय किया गया है, ये जरूरी था या फिर देर होने के कारण मजबूरी बन गया था?